नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त पंकज श्रीवास्तव। मीडिया विजिल के खास कार्यक्रम हिस्ट्री क्लिनिक में आपका स्वागत है। हम वायदे के मुताबिक हाजिर हैं अपने इस हिस्ट्री क्लिनिक के साथ, जिसमें इतिहास की तमाम गुत्थियों को सुलझाने में आपको मदद मिलेगी। और आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज हमारे कार्यक्रम का विषय है नेताजी। यूँ तो आजकल जिसे देखो वो बड़ा नेता बना घूमता है, लेकिन सच मानिए इस देश में नेताजी तो एक ही हुए हैं। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस। ये एक ऐसा नाम है जो जहन में आते ही सम्मान का भाव भर देता है। एक ऐसे नायक की तस्वीर सामने घूम जाती है जिसके अंदर देश को आज़ाद कराने की बेचैनी थी, जिसके पास भविष्य का एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसमें हर कोई बराबर था, जिसमें मेहनत की लूट संभव नहीं थी। इस महानायक को 1945 में एक हवाई दुर्घटना का शिकार होना पड़ा और फिर रहस्य कथाओं का सिलसिला चल निकला। लोगों ने इस बहाने अपने उल्लू सीधे करने शुरू कर दिए और इस धुंध में असली नेताजी कहीं खो गए। कहते हैं कि समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घाव की नाव पर सवार होकर अपने मकसद की वैतरणी पार करते हैं। नहीं समझे? आइए आपको 5 साल पहले ले चलते हैं। कुछ याद आया? याद कीजिए, 23 जनवरी 2016 नेताजी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार जाकर नेताजी से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया था। उनकी डिजिटल प्रतियां जनता को देखने के लिए उपलब्ध कराई थी। लेकिन यह सब बहुत सहज तरीके से नहीं हुआ था। उसके पहले लंबे समय तक बोस फाइल्स का माहौल बनाया गया। इशारा यह था कि नेताजी के साथ पिछली यानी कांग्रेस सरकारों ने अन्याय किया, उनके बारे में गोपनीयता बरती। तमाम लोगों के बीच यह भी प्रचार था कि नेताजी दरअसल हवाई दुर्घटना में मरे नहीं, बल्कि उन्हें बंदी बना लिया गया और कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर इसे छिपाया, क्योंकि नेताजी के गांधी और नेहरू से मतभेद थे। उस समय सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव था। बीजेपी ने बोस फाइल्स को मुद्दा बनाया था। नेताजी के खानदान के कुछ लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दी गई थी, लेकिन बीजेपी को कुछ खास फायदा न हुआ और सिर्फ 3 सीटें वो जीत सकी। चुनाव के बाद किसी ने बोस फाइल्स की चर्चा भी नहीं की। आखिर क्यों नहीं हुई चर्चा? क्या नेताजी ऐसी शख्सियत हैं जिनसे जुड़ी फाइलें भुला देने की चीज़ है? 5 साल बाद 23 जनवरी 2021 को नेताजी की जयंती पर मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस घोषित किया, पर बोस फाइल्स के बारे में चू भी नहीं की। बोस फाइल्स के बारे में बात करने का पराक्रम वो पराक्रम दिवस पर भी नहीं दिखा सकी। आइए सिलसिलेवार ढंग से इस पर बात करते हैं। आखिर क्यों सरकार अब बोस फाइल्स का नाम नहीं लेती? बोस फाइल्स का किस्सा इस कदर टाएं फिस हुआ कि इस बार के चुनाव के दौरान बंगाल को मथने वाले बीजेपी के नेताओं की जुबान से इस संबंध में एक शब्द भी नहीं निकला। आखिर क्यों हुआ ऐसा? इस सवाल के जवाब से पहले जान ले कि बोस फाइल्स को लेकर उत्सुकता क्यों थी और इसका मतलब क्या है। सुभाष चंद्र बोस देशभक्ति के शिखर प्रतीक हैं। आज़ाद हिंद फौज बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की उनकी रणनीति ने उनकी शोहरत आसमान पर पहुंचा दी थी। उनके असमय जाने पर विश्वास न होना स्वाभाविक था। इसका फायदा उठाकर गांधी और नेहरू के खिलाफ एक कुत्सित अभियान चला। मौत के पीछे साजिश की बात इस कदर प्रचारित की गई कि तमाम लोग विश्वास करने लगे। कोई कहता कि उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया था, तो कोई बताता कि उन्हें मरवा दिया गया। जाहिर है निशाने पर थी केंद्र में जमी बैठी कांग्रेस सरकार, और इस साजिश की थ्योरी पर यकीन करने वालों को लगता था कि जब केंद्र से कांग्रेस की सरकार हटेगी तो असलियत सामने आएगी। बहरहाल गैर कांग्रेस सरकारें आती रहीं, ये कभी मुद्दा नहीं बना। 6 साल बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राज किया, पर ऐसे विवादों का कभी राजनीतिक इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। पर मोदी जी तो मोदी जी हैं। उन्होंने बोस फाइल्स यानी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों का शिगूफा छोड़कर यह यकीन दिलाया कि बस अब सारा रहस्य खुलने वाला है। शायद ये यकीन रहा हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कागजात में कुछ न कुछ नेहरू के खिलाफ जरूर मिलेगा, जिसका राजनीतिक इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन हुआ
उल्टा। जी हाँ, बिल्कुल उल्टा हुआ। पहली बार जब बोस फाइल्स से जुड़े दस्तावेज सामने आए तो नेहरू की छवि और उज्जवल हो गई। पता चला कि वे तो सुभाष बोस की विदेश में पल रही बेटी के लिए कांग्रेस की ओर से सालाना 6,000 रुपए भिजवाते थे। नेहरू ने कभी सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा भी नहीं की। आप सोचिए, कोई विज्ञापन नहीं, कोई इस बात का डंका नहीं। 2016 में सार्वजनिक हुई फाइलों से पता चला कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने 1954 में नेताजी की बेटी की मदद के लिए एक ट्रस्ट बनाया था, जिससे उन्हें 500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक मदद दी जाती थी। दस्तावेजों के मुताबिक 23 मई 1954 को नेहरू ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उसमें लिखा था, डॉक्टर BC राय और मैंने आज वियना में सुभाष चंद्र बोस की बच्ची के लिए एक ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए हैं। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उनकी मूल प्रति AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दे दी है। AICC ने 1964 तक सुभाष चंद्र बोस की बेटी यानी अनीता बोस को 6,000 रुपए वार्षिक की मदद की। 1965 में उनकी शादी हो गई, जिसके बाद ये आर्थिक सहयोग बंद कर दिया गया। ये मत समझिए कि 500 रुपए महीने तब कोई छोटी रकम थी। बड़े बड़े अफसरों को भी इतना वेतन नहीं मिलता था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। जाहिर है नेहरू की छवि धूमिल करने के अभियान को इससे धक्का लगा। ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसा कुछ मोदी के रणनीतिकारों को नहीं मिला जिसका इस्तेमाल नेहरू और इस बहाने कांग्रेस या गांधी परिवार के खिलाफ हो पाता। थक हार कर बोस फाइल्स का मुद्दा भुला दिया गया। यह अलग बात है कि व्हाट्सएप पर पुराने साजिशी किस्से आज भी घूम रहे हैं, आप तक भी पहुंचते होंगे। दरअसल नेताजी की मूर्त की पूजा करना और बात है और उनके विचारों को पढ़ना बिल्कुल और बात। जब हम उनके विचारों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि RSS और BJP जिस राह का राही है, नेताजी उसके कट्टर विरोधी थे। बीजेपी ने राम मंदिर के जरिए राजनीतिक सफलता का इतिहास रचा, तमाम साधु और साध्वियों को सत्ता के शीर्ष पर बैठाया, लेकिन नेताजी इसके बेहद खिलाफ थे। नेताजी जब पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों के सदस्यों को हमेशा के लिए कांग्रेस की सदस्यता से वंचित कर दिया, जो पहले मुमकिन थी। 16 दिसंबर 1938 को एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सदस्यों को कांग्रेस की निर्वाचित समितियों में चुने जाने पर रोक लगा दी गई। हिंदू महासभा उस समय भगवाधारी सन्यासियों को चुनाव में उतारती थी। सुभाष बोस ने 12 मई 1940 को बंगाल के झाड़ग्राम में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जो 14 मई को आनंद बाजार पत्रिका में छपा। वो चुनाव हो रहे थे उस समय। उन्होंने कहा, हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासियों और सन्यासियों को वोट मांगने के लिए जुटा दिया है। त्रिशूल और भगवा लबादा देखते ही हिंदू सम्मान में सिर झुका देते हैं। धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि इसकी निंदा करें। ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंकें, उनकी बातों पर कान न दें। गौर कीजिए, नेताजी ने भगवाधारियों के राजनीति में आकर वोट मांगने को गद्दारी कहा था। आप समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस किस कदर राजनीति में धर्म और पुजारी या महंतों के प्रवेश के खिलाफ थे। बहुत लोग गांधी से सुभाष के मतभेदों का भी सवाल उठाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये मनभेद नहीं था। गांधी जी को दुनिया आज गौतम बुद्ध और ईसा मसीह के सिलसिले का महामानव मानती है। उनकी अहिंसा किसी रणनीति का हिस्सा न थी और यही हिंसा अहिंसा का प्रश्न उनके और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद की वजह बना। सुभाष बोस अपने नेतृत्व में कांग्रेस को एक लड़ाकू तेवर देना चाहते थे और हिंसा भी उनके लिए वर्जित न थी। गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे और यही वजह है कि पहली बार
1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस का समर्थन करने वाले गांधी 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने पर अड़ गए। यहां तक कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, लेकिन सुभाष दोबारा चुनाव लड़े और जीत गए। पर गांधी की नैतिक आभा इतनी थी कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया और नतीजे में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद क्या हुआ? सुभाष बोस ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। 3 मई 1939 को उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो बाद में एक स्वतंत्र पार्टी बनी। पर क्या गांधी और नेहरू से सुभाष चंद्र बोस का मनभेद में बदला था? बिल्कुल नहीं। सुभाष बोस दोनों की बहुत इज्जत करते थे। ध्यान रहे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसी और ने नहीं, स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से दिए गए अपने भाषण में सुभाष बाबू ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। आजकल बहुत से कथित राष्ट्रवादी सवाल उठाते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कैसे हैं। उन्हें सुभाष बोस से यह सवाल पूछना चाहिए। और नेहरू, सच्चाई यह है कि नेहरू जितना सुभाष बोस के नजदीक कोई नहीं रहा। दोनों समाजवादी भारत का स्वप्न देखते थे। जिस योजना आयोग को मोदी सरकार ने खत्म किया है, उसका ख्याल दरअसल सुभाष चंद्र बोस का था। उन्होंने ही ये योजना आयोग के बारे में सबसे पहले बात की थी और बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने आज़ाद भारत की समस्याओं को हल करने के लिए एक नियोजन समिति बनाई थी और उसकी अध्यक्षता किसे दी थी? पंडित नेहरू को। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड का नाम गांधी जी पर तो दूसरी का नाम नेहरू पर रखा था। तीसरी ब्रिगेड मौलाना आज़ाद के नाम पर थी और चौथी थी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। जो लोग कहते हैं कि नेहरू ने सुभाष के लिए क्या किया, उन्हें अब यह तो पता चल ही गया कि सुभाष बोस के परिवार के लिए नेहरू ने आर्थिक मदद का एक पूरा सिलसिला चलाया। पर बात इतनी ही नहीं थी। नेहरू ने लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर चले मुकदमे में उन्हें बचाने के लिए अरसे बाद काला कोट पहना था, यानी बचाव पक्ष के वकील बने थे। 16 अगस्त 1947 को जब बतौर प्रधानमंत्री नेहरू ने लाल किले से देश को संबोधित किया तो उन्होंने गांधी जी के अलावा सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया था। उनके अदम्य साहस और आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानियों के प्रति राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की थी। जनगण मन की जिस धुन को राष्ट्रगान की धुन के रूप में स्वीकार किया गया, उसे आज़ाद हिंद फौज के बैंड ने कैप्टन राम सिंह के नेतृत्व में बनाया था। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही उसे मान्यता दी थी। यही नहीं, सुभाष बोस की आज़ाद हिंद फौज के अभिवादन यानी जय हिंद को भारत की सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस का औपचारिक अभिवादन भी उस समय की नेहरू के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने बनाया। 1957 में ही नेताजी रिसर्च ब्यूरो स्थापित किया गया, जिसकी जिम्मेदारी नेताजी के भतीजे शिशिर बोस को सौंपी गई। नेताजी समग्र का प्रकाशन 1980 से होने लगा, पहले बांग्ला, फिर अंग्रेजी और बाद में हिंदी में। 12 खंडों का नेताजी समग्र का प्रकाशन भारत सरकार ने किया और यह सिलसिला लगातार जारी है। यानी नेताजी के विचारों को सामने लाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने बहुत कुछ किया। हमने अभी अभी बताया कि पहली बार 16 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया गया था। बहुत लोग चौंके होंगे क्योंकि जहन में तो 15 अगस्त दर्ज है, लेकिन 15 अगस्त का जश्न इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच फैले मैदान में मनाया गया था। लाल किले पर प्रधानमंत्री नेहरू ने 16 अगस्त को ही झंडा फहराया था। खैर, इतना तो साफ है कि नेताजी के बारे में कांग्रेस की सरकारों पर जानकारियां छुपाने का आरोप गलत है। मूरत पर फूल और विचारों पर धूल। अक्सर महापुरुषों के साथ हमारा समाज ऐसे ही करता है। यही नेताजी के साथ भी हुआ। नेताजी के विचारों को पढ़ने में किसकी रुचि है?
पढ़ने से ज़्यादा मज़ा अफवाहों में है और व्हाट्सएप ने इस खेल को इतना आसान कर दिया है कि हमने अपने घर के बच्चों के जहन में भी झूठ का मसाला भर दिया है या भरते हुए देख रहे हैं। महापुरुष के सम्मान का अर्थ है कि हम उसके विचारों को जानें, ना कि उसकी मूर्ति पर माला पहनाकर अपना फर्ज पूरा समझ लें। नेताजी के विचारों को जानेंगे तो आपके दिमाग में बहुत से जाले साफ होंगे। आइए नेताजी के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को भी जान लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1944 में टोक्यो विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर अपनी योजनाएं बताई थी और कई अहम सवालों पर अपनी राय भी साफ साफ रखी थी। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित नेताजी संपूर्ण वाङ्मय में यह भाषण भारत की मूलभूत समस्याएं शीर्षक से संकलित है। उन्होंने तमाम विषयों पर बहुत साफ बात की थी। जैसे उन्होंने धर्म के बारे में क्या कहा था, आप ये भी जान लें और आज के दौर से उसकी तुलना करें। नेताजी ने कहा कि भारत में कई धर्म हैं, अतः आजाद भारत की सरकार का रुख सभी धर्मों के प्रति पूरी तरह तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए और उसे ये चुनाव प्रत्येक व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस धर्म को मानता है। यानी नेताजी के सपनों का भारत ऐसा था जिसमें धर्म को लेकर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सबको अपनी आज़ादी होगी। अब जरा उन लोगों के बारे में सुन लीजिए जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, धर्म को राजनीति में लाते हैं। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बारे में क्या कहा सुभाष बाबू ने? उन्होंने कहा, आप अक्सर अखबारों में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे संगठनों के बारे में पढ़ते होंगे। अंग्रेज इन संगठनों को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इन संगठनों की नीति अंग्रेजों का समर्थन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने की है। अंग्रेज लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग और मिस्टर जिन्ना भारतीय मुसलमानों के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा राष्ट्रवादी है और किसी अन्य भारतीय की तरह स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मुसलमान है और कांग्रेस के बहुत से नेता भी मुसलमान हैं, जिनमें से कई आज जेल में हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनका रास्ता क्या है। वो कहते हैं, हमारा राजनीतिक दर्शन नेशनल सोशलिज्म और कम्युनिज्म का समन्वय होगा। स्थापना और प्रतिस्थापना के बीच के द्वंद्व का समाधान एक उच्चतर संश्लेषण के रूप में होना चाहिए। द्वंद्ववाद के नियमों की यही मांग है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मानव जाति का विकास रुक जाएगा। ये थोड़ी कठिन परिभाषा है, शब्द बहुत कड़े हैं, लेकिन दार्शनिक बातें शायद ऐसी ही होती हैं। कुल मिला के वो समाजवादी धारा के नेता थे, मार्क्सवाद के द्वंद्ववाद को स्वीकार करते थे। नेताजी के इन विचारों को पढ़कर आप उनकी तस्वीर लगाकर वोट मांगने वालों के कर्मों की तुलना कीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि इनमें से बहुत से लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। जैसे बीजेपी के तमाम नेता और उसकी कर्नाटक इकाई अंग्रेजों को नाको चने चबवाने वाले टीपू सुल्तान के खिलाफ तमाम अनर्गल प्रचार करती है। ऐसे लोग जब नेताजी की जय बोले तो उन्हें बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस टीपू सुल्तान को अपना नायक मानते थे। टीपू के प्रतीक चिन्ह बाघ को आज़ाद हिंद फौज के झंडे और वर्दी पर उन्होंने टंकित करवाया था। तो ये थी नेताजी से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। आप मीडिया विजिल के इस अभियान का साथ दें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। झूठ के इस घटाटोप में सच कहने की गुंजाइश बची रहे, इसके लिए आपका सहयोग बेहद ज़रूरी है। अब दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हिस्ट्री क्लिनिक में किसी और विषय के साथ। आप अगर किसी ऐतिहासिक विवाद की सच्चाई जानना चाहें तो हमें mediavigilindia@gmail.com पर लिख भेजें।
हिस्ट्री क्लिनिक में इतिहास की गड़बड़ियों का तसल्ली बख्श इलाज होता है। हम आपकी जिज्ञासा का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप के जहर से खुद बचें और अपने बच्चों को बचाएं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया।